घमंडी छोटी बहू। सुंदरपुर नाम के शहर में बिरजू और सरजू ऐसे दो भाई रहा करते थे। दोनों भी खेती किया करते थे। बिरजू बड़ा ही मेहनती किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी मीना उसे खेती करने में मदद कर दिया करती थी। उसके विपरीत उसका भाई सरजू था। सरजू हर रोज घर में आराम किया करता था। वो बहुत आलसी किस्म का था और उसके साथ उसकी पत्नी शैला भी काम में बहुत आलसी थी। दोनों का स्वभाव एक जैसा होने के कारण दोनों घर पर बैठकर अपना समय बिताया करते थे। एक दिन मीना बिरजू से, मुझे लगता है कि सरजू भाई साहब ने थोड़ी खेती में मदद कर दी तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर सरजू को आराम से फुर्सत मिले तब ना। सरजू भाई साहब भी करेंगे, मगर उन्हें थोड़ा समय दीजिए। तुम सही कह रही हो, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर बिरजू और मीना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ सरजू और शैला आ जाते हैं। वो दोनों भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद सरजू और बिरजू एक जगह बैठ जाते हैं। तभी बिरजू सरजू से, अरे सूरज, कल मुझे खेती के काम में तुम्हारी मदद लगेगी। तुम मेरे साथ कल सुबह ही खेत में चलना। भैया, मेरा कल आना नामुमकिन है। मैंने दोस्तों से कहा है मैं उनसे कल मिलने आऊंगा। आपने अगर मुझे पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। मैं नहीं आ सकूंगा। ऐसा कहकर सरजू वहाँ से चला जाता है और बिरजू सोच में डूब जाता है। तभी उसके पास उसकी पत्नी काम खत्म करके आ जाती है और बोलती है, अजी क्या हुआ, आप इतनी सोच में डूबे हुए हो, कब से देख रही हो? अरे कुछ नहीं मीना, खेती का काम कुछ ज्यादा है इसीलिए। नहीं, बात कोई और है, आप बताइए मुझे। मुझे सरजू की चिंता लग रही है। उसका आगे कैसा होगा इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। क्या करूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें समझ आ जाएगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर सरजू के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और शैला भी उसे सुधारने की कोशिश नहीं किया करती थी। अब एक दिन शैला ने बंटवारे की बात की। तभी सरजू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हमें हमारा हिस्सा चाहिए, आप आपका हिस्सा ले लो और हमें हमारा दे दो। अरे ऐसे अचानक शैला, तुम दोनों को बंटवारे की क्या पड़ी है? हमें हमारा सामान दे दो, बाकी की फालतू बकवास मत करो। ये बात सुनकर बिरजू ने भी बंटवारे के लिए हाँ कह दी और दूसरे ही दिन घर का बंटवारा हो जाता है। अब सरजू और बिरजू एक ही जगह पास पास में रहने लगे थे। अब सरजू कुछ काम नहीं करता था, खेती भी नहीं देखता था। उसके विपरीत बिरजू अपना काम मन लगाकर किया करता था और उसके साथ उसकी पत्नी मीना भी बहुत मेहनत किया करती थी। एक दिन सरजू आंगन में आराम कर रहा था। तभी बिरजू सरजू से, अरे सरजू, सब लोगों के खेत में बीज बोकर हो गया है। तुमने अब तक खेत में कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या करना है भैया? वैसे भी वो मेरा मामला है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। सभी के खेतों में बीज बोए गए हैं, तुम्हारा ही खेत रह गया है सरजू। मैं मेरा देख लूंगा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों की बातें सुन शैला वहाँ आ जाती है और बिरजू से, भैया ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा देख लेंगे। ये सब बातें सुन मीना भी बाहर आ जाती है और तभी मीना बिरजू से, अजी आप किसकी मुंह लग रहे हो? इनके तो मुंह लगना भी अच्छा नहीं, आप घर में चलिए। ऐसा कहकर बिरजू और मीना घर में चले जाते हैं। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। शैला और सरजू कुछ काम नहीं करते, वो घर में बैठकर सिर्फ आराम करते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा था। तभी सरजू शैला से, अरे शैला, सच में सबके खेतों में इस बार बहुत अनाज आया है और हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। जाने दीजिए, हमारे पास है अभी के लिए, वो हमारी जमा पूंजी कब काम आएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, मगर उनका कमाने का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसीलिए उनके पास के सब पैसे खत्म हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन उनके घर के सामने एक साधु आया और साधु शैला से, माई, कुछ खाने को दे दो माई। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी साधु को मैं क्यों खाना दूं? तुम तुम्हारा खाना खुद ढूंढ लो। साधु ये सब बातें सुनकर वहाँ से चला ही जा रहा था। तभी मीना की नजर साधु पर पड़ गई। उसने उन्हें कहा, बाबा आप हमारे घर पधारे, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, वह नादान है। ये सब बातें सुन शैला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी मीना साधु को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी बिरजू घर में उनका स्वागत करता है। आइए साधु बाबा, आपका हमारे घर में स्वागत है। मीना, बाबा के लिए खाना लेकर आओ। मीना साधु बाबा के सामने खाना रख देती है और साधु बाबा से, बाबा आप शांति से खाइए, आपको कुछ लगा तो बताइए। बाबा खाना शुरू कीजिए।
ऐसा कहते ही साधु बाबा खाना खाने के लिए शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद साधु खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देकर उन्हें एक बक्सा हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटी, तुम दोनों ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें ये बक्सा दे रहा हूँ। इससे तुम्हें वस्तुएं मिलेगी जिससे तुम खुद की और दूसरों की मदद कर सकोगे। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बिरजू और मीना उनके पैर पड़ते हैं। तभी बाबा उन्हें बक्सा देकर जंगल में चले जाते हैं। ये सब घर में बैठी शैला देख रही थी। तभी बिरजू मीना से, अरे मीना, हमें इस बक्से की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे जीवन में ऐसे ही खुश है। हाँ, आप सही कह रहे हो, मगर हम लोगों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर बिरजू और मीना घर में चले जाते हैं। अगले दिन शैला ये सब बात सरजू को बता देती है। तभी वो दोनों उन दोनों को लोगों की मदद करते देख एक दूसरे से कहते हैं, इन्हें बक्से का कैसे इस्तेमाल करें ये भी नहीं पता। हाँ ना, हम दोनों होते तो इस बक्से का सही इस्तेमाल करते और खुद के लिए सब कुछ मांग लेते। हाँ शैला, हम दोनों होते तो हमने ऐसा ही किया होता और बहुत अमीर बन गए होते। ऐसा कहकर शैला सरजू से, अजी हम भी उस साधु बाबा को ढूंढकर उनकी माफी मांगेंगे, जिससे वो हमसे प्रसन्न होकर हमें एक जादुई बक्सा दे दे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर सरजू और शैला जंगल में चले जाते हैं और जंगल में बाबा को ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या करते दिखाई देते हैं। तभी शैला और सरजू उनके पास चले जाते हैं। तभी शैला साधु बाबा से, नमस्ते बाबा। साधु बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं और शैला और सरजू की ओर देखते हैं। तभी फिर से शैला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें इस बात का ज्ञान हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बाबा हमें भी जादुई बक्सा चाहिए, जिसकी सहायता से हम लोगों की मदद कर सके। साधु बाबा उनके मन की बात जान लेते हैं और उन्हें एक जादुई बक्सा दे देते हैं। ये लो, ये एक जादुई बक्सा है। जैसे तुम्हारे विचार है वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा, तथास्तु। ऐसा कहकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। ये देख शैला और सरजू जादुई बक्सा लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही उन्होंने वो बक्सा जल्दी खोलकर देखा तो उन्हें उसमें कुछ कीड़े दिखाई दिए। कीड़े बक्से से बाहर निकलने लगे। ये सब देख शैला और सरजू वहाँ से भाग जाते हैं। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बहू थी जिसका नाम था राधा। राधा को एक श्वेता नाम की बच्ची थी। उसे स्कूल में छोड़ने तथा घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। बाजार से सामान लाना, ऐसे छोटे मोटे काम तो वो आते जाते कर लेती थी। सुशीला अचार पापड़ और दही बेचने का व्यवसाय किया करती थी। उसका लड़का सुधीर खेत में काम किया करता था। उसके यहाँ एक गाय भी थी। उसी गाय के दूध से सुशीला दही बनाती थी और बेचती थी। सुशीला का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ एक दिन गांव का एक आदमी आता है। वो सुशीला से, सुशीला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आना। अरे रघु भाई साहब, आइए ना, इधर कैसे आना हुआ? बहन, मेरे बिटिया की शादी है तो मुझे 5 किलो अचार और 5 किलो पापड़ लगेंगे। मिलेंगे ना शादी तक? हाँ मिल जाएंगे। दही भी अच्छा है मेरे घर का, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ वो तो पता है बहन, दही में शादी के दिन लेकर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई साहब, आपके पापड़ कल ही बना के रखूंगी और अचार भी साथ में बनाकर रखूंगी। आप कल आकर लेकर जाना। ठीक है सुशीला बहन, ये लीजिए आपका एडवांस। मैं कल आकर अचार और पापड़ लेकर जाऊंगा। जी। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रघु जाते ही सुशीला काम करने लग जाती है। उसके पास अचार था मगर उसे पापड़ तैयार करने थे, वो भी एक दिन में। इसीलिए वो जल्दी जल्दी में पापड़ का आटा बनाने के लिए लग जाती है और वो उस दिन राधा की मदद लेने की सोचती है। सुशीला राधा से, राधा। हाँ माँ जी। जरा इधर आना, मुझे ये पापड़ का आटा गूंदने में मेरी मदद करो। हाँ माँ जी, अभी आई। ऐसा कहकर राधा सुशीला के पास चली जाती है। राधा देखती है कि सुशीला पापड़ के आटे में मसाला थोड़ा कम डाल रही है। तभी राधा सुशीला से, माँ जी, पापड़ के आटे में मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और डालिए ना। अरे नहीं बहू, इतना ही ठीक है, ज्यादा डाला तो हमें वो कितने में जाएगा? मगर माँ जी, हम उसके पैसे लेते हैं।
ग्राहक हमें पूरे पैसे देते हैं, तो हमें भी हमारा माल अच्छा देना चाहिए ना। अरे राधा, तू मुझे मत सिखा, मैं मेरा काम अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी। ऐसा कहकर राधा भी आटा गूंदने के लिए बैठ जाती है और बाद में उसके साथ पापड़ बेलने बैठ जाती है। काम होने के कारण राधा उठ जाती है। सुशीला थोड़ी देर वहाँ पापड़ बेलती रहती है। सुशीला 5 किलो के पापड़ बेल लेती है और उसे सुखाने के लिए रखती है। तभी राधा सुशीला को आवाज लगाती है, माँ जी खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ आई। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर अपने खेत में क्या क्या करना है इसकी बातें करता है और श्वेता अपने स्कूल की बातें बताती है। अब बातें हो जाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुशीला सारे पापड़ जमा करके एक बैग में भर देती है और एक बड़ी बरनी में अचार भर देती है। तभी रघु आकर सुशीला से, सुशीला बहन, मेरे अचार और पापड़ तैयार है क्या? जी भाई साहब, आपके पापड़ और अचार तैयार है, ये लीजिए। ऐसा कहकर सुशीला रघु के हाथों में पापड़ की बैग और अचार की बरनी दे देती है। अब रघु बोलता है, बहन, शादी के दिन में 5 किलो दही लेकर जाऊंगा, आप बना के रखना। हाँ भाई साहब, मैं बना कर रखूंगी, आप किसी को भेज देना दही ले जाने के लिए। जी ये लीजिए आपके पैसे, मैं चलता हूँ अब। जी। रघु पापड़ और अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशीला पैसे देख बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पैसे अपने पोटली में रख देती है और दूसरे काम करने लगती है। अब सुशीला हर दिन अपना काम करके पापड़ बनाकर रखा करती थी, मगर सब में कुछ ना कुछ कम डाला करती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं लोगों को अचार नाप के थोड़ा कम दे दिया करूँ तो मेरा ही फायदा है, और पापड़ में मसाला कम डाला तो मेरा ही मुनाफा और हो जाएगा। ऐसे सुशीला खुद से सोचकर मन ही मन में ठान लेती है और अगले दिन से वो आने वाले ग्राहकों को कम अचार देने लगी और दही के पैसे भी उसने बढ़ा दिए। अब रघु के घर उसने 5 किलो दही दे दिया और उसने 300 रुपए ही लिए। तभी सुशीला का बेटा सुधीर उससे, अरे माँ, आजकल गाय दूध कम दे रही है, अगर तुम्हें कुछ दूध कम पड़ रहा हो तो बाहर से खरीद लेना। अरे नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बाद में देखेंगे, कम पड़ा तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, चलो मैं खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुधीर खेत में चला जाता है और सुशीला सोचने लगती है कि तभी राम वहाँ दही लेने आ जाता है। चाची, मुझे 1 किलो दही चाहिए, एकदम ताजा। हाँ राम, रुको, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर उसके हाथ के डिब्बे में सुशीला 1 किलो दही लेकर आती है। तभी उस दही को देख राम बोलता है, चाची, आजकल दही में ज्यादा पानी आ रहा है। अरे बेटा, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, इसीलिए दही ऐसा होता है। अच्छा चाची, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुशीला पैसे गिनती है और खुद से बोलती है, इसे कम पैसों में दही भी अच्छा चाहिए। कौन यहाँ इतनी ईमानदारी से धंधा करता है, आया मुझे सिखाने वाला। ऐसा कहकर सुशीला घर में चली जाती है। उसे सुधीर की बातें याद आती है कि दूध कम पड़ गया तो बाहर से मंगवा लेना। वो फिर से मन ही मन में सोचती है, अगर दूध कम पड़ गया तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन सुशीला का लालच बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बहू के नजर से ये छुपा नहीं था। सुशीला अचार कम देती थी, पापड़ में मसाला कम और अब दूध में पानी मिलाकर उसका दही लगाया करती थी। इससे ग्राहक शिकायत किया कर रहे थे। ये सब देख राधा सुशीला से बात करने की सोचती है और कुछ मन में सोचकर सुशीला के पास चली जाती है। माँ जी, आपने जो पापड़ दिए थे ना रघु चाचा के लड़की के शादी में, उसको लोग कह रहे थे कि उसमें स्वाद ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू तुम? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर ऐसा कुछ था तो रघु मुझसे बोलने क्यों नहीं आया? माँ जी, आपसे बोलने के लिए सब डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते, मगर इसका तो परिणाम आपके धंधे पर पड़ेगा ना। इससे तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अच्छे पापड़ ना मिलने की वजह से लोग दूसरे लोगों से पापड़ खरीद लेंगे। इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और आपके हाथों में तो कितना स्वाद है ना माँ जी, आप कुछ मिलावट या कम ज्यादा मत कीजिए। पहले जैसे आप बनाती थी वैसे ही बनाइए। हाँ बहू, तुम सच कह रही हो, मगर महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी, आप थोड़े वस्तु के दाम बढ़ा देंगी तो चलेगा, मगर जो भी चीज हमारे यहाँ से जाएगी ना, उसका स्वाद लोगों के मुंह में बैठा रहना चाहिए। हाँ बहू, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैं कम मसाला डाल पापड़ का स्वाद बिगाड़ रही थी। और माँ जी, आपको दूध में भी मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि इस गाय का दूध अगर कम पड़ रहा है तो हम दूसरी और एक गाय ले लेंगे।
इससे हमें दूध की कमी नहीं होगी। इन्होंने मुझसे आज सुबह ही कहा। बहू, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी और मेरे पदार्थों का स्वाद भी कायम रखूंगी। आप अब पैसों को लेकर मन में कभी भी लालच नहीं लाएंगी और मैं हूँ ही आपके साथ। हाँ, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुशीला राधा के गले लग जाती है। आज राधा की वजह से सुशीला की आंखें खुल गई थी। अब उसे पता चल गया था कि उसे किस प्रकार से अपने ग्राहकों को सब बताना है और कैसे उन्हें अच्छे पदार्थ बेचने हैं। अब सुशीला के मन में लालच मिट गया था। ये देख राधा भी बहुत खुश हो जाती है। अब से सुशीला ग्राहकों को अच्छे पदार्थ देकर अपना नाम कर रही थी और लोगों के मुंह में तो जैसे उसके पदार्थों का स्वाद ही बस गया था। अब उसने बाद में बहुत नाम कमाया और ईमानदारी से अपना काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।